12th class. Today's topic is color coding of carbon resistance. पिछली क्लास में हम क्या पढ़ के आए थे? रेजिस्टेंस के बारे में. ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में आपने इतना तो पढ़ लिया कि हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. लेकिन किस चीज़ से बनाए जाते हैं? ये कार्बन से बनाए जाते हैं. ठीक है, अब कार्बन से बना दिया, अब ये कैसे पता लगेगा किसकी कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू नहीं. तो उसके लिए कलर कोड यूज किए गए. इसकी शेप की बात करें तो कुछ ऐसे होगी, एक सिलेंड्रिकल शेप होगी इसकी. ये कनेक्शन के लिए दोनों क्या होंगे? वायर होंगे दोनों एंड पे. ठीक है, ये सिलेंडर ले लिया, किसका बनाया? कार्बन का बनाया. अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या सिस्टम है? इस पे बेटा इस तरह से बैंड बने होंगे अलग अलग कलर के. ठीक है ना. अब कलर के भी हाफ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें. तो इससे पहले कि कौन से कलर का कौन सा बैंड है, इस चीज का पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस कलर की वैल्यू कितनी है ना. तो इन कलर्स को याद करने के लिए ये एक लाइन दी गई है, इसको याद कर लेना. क्या 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 है? बीपी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस. ओके, अब ये आपने याद करनी है लाइन. अब इसमें से जो ये है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड कीवर्ड है कलर के लिए. ठीक है, जिनकी टेबल तैयार करते हैं उस हिसाब से आपको याद करने में आसानी रहेगी. सबसे पहले क्या है हमारा? बी. तो यहाँ तो लिखा हुआ कलर. कलर के बाद लेटर जो सिंबल यूज किया है, इसके बाद नंबर, और इसके बाद मल्टीप्लायर. ठीक है, ये टेबल तैयार हो गया आपकी. तो सबसे पहले बी, ये लेटर आया बी. तो इस बी का मतलब होगा बेटा ब्लैक कलर. ठीक है, इसके बाद जो सेकंड बी आया है, इस बी का मतलब होगा ब्राउन. इसके बाद आया आर, आर फॉर रेड. इसके बाद आया ओ, ओ फॉर ऑरेंज. इसके बाद आया वाई, वाई फॉर येलो. इसके बाद आया जी, जी फॉर ग्रीन. इसके बाद आया बी, बी फॉर ब्लू. इसके बाद आया बी, बी फॉर वॉयलेट. इसके बाद आया जी, जी फॉर ग्रे. और इसके बाद आया डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर व्हाइट. ठीक है ना. ये सीक्वेंस याद रखनी है आपने. ये लाइन याद हो जाएगी बेटा, आसान सी लाइन है. इसके बाद इस तरह से आप टेबल तैयार करोगे. अब इसके बाद क्या करना है? जो नंबर लिखा है ब्लैक को हम यदि सीरियल नंबर लिखते तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर का मतलब है द वैल्यू ऑफ, जो ये नंबर है ये 10 की पावर में चलेंगे. ठीक है, 10 की पावर में 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 एंड 10 की पावर 9. ठीक है ना. टेबल आसानी से बना लोगे. अब किस तरह से करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम. तो इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने कि रेड 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 सिल्वर कलर है. अच्छा, इसके बाद ये रहेगा गोल्ड सिल्वर एंड नेकलेस. ठीक है, अब जी फॉर गोल्ड कलर होगा,
सिल्वर कलर होगा और होगा नो कलर। ठीक है, इसमें टॉलरेंस होगी, ये जो कलर होगा इसकी बात होगा टॉलरेंस, इसकी 5%, इसकी 10% और इसकी 20%। ओके, अब कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? मैंने ये मान लिया ये कोई भी कार्बन रेजिस्टेंस आपका इस पे ये बैंड है, ठीक है। बोलो कौन कौन से कलर लेके चलोगे? ये फर्स्ट कलर मान लिया मैंने, क्या है बोलो? रेड। ये मान लिया जो फर्स्ट बैंड है ये रेड कलर का है, सेकंड बैंड है जो येलो और थर्ड है जो वायलेट। ठीक है ना। जो फोर्थ बैंड होगा वो बेटा इन कलर में से होगा, जो तो गोल्ड कलर का होगा या सिल्वर कलर का होगा या कोई भी बैंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम गोल्ड मान के चल रहे होगा। आप कैसे, पहले तो ये बताओ ये बैंड होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्टार्टिंग एंड कौन सा है रेजिस्टेंस का और एंडिंग एंड रीडिंग कहां से स्टार्ट करें, है ना। इस रेजिस्टेंस को आप ऐसे पकड़ रहे तो पहले रेड है, इसको घुमा दोगे तो अभी गोल्ड आ जाएगा, इसके बाद फिर वॉयलेट आ जाएगा, फिर येलो आ जाएगा, रेड लास्ट में आएगा, है ना। तो हमेशा जब भी आप इस रेजिस्टेंस की रीडिंग करोगे कलर की, तो रेजिस्टेंस को अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ना है कि जो गोल्ड या सिल्वर कलर हो वो आपके राइट मोस्ट हो। इस तरह से ये है, ये रेजिस्टेंस है, तो मैंने इस तरह से पकड़ना है कि जो लास्ट वाला पॉइंट होगा गोल्ड या सिल्वर या कोई कलर हो इस साइड होगा, राइट होगा ना हमारा, राइट साइड में। ठीक है, और आप यहाँ से रीडिंग स्टार्ट क्लियर। इसमें जो दो सबसे पहले कलर हैं, जो दो सबसे पहले कलर हैं उसका तो कह लोगे आप नंबर, उसका तो कह लोगे आप नंबर, और जो थर्ड कलर है उसके कोरस्पोंडिंग लोगे मल्टीप्लायर, और जो फोर्थ बैंड है दैट विल बी द टॉलरेंस। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आई? रेड, रेड के सामने देखा कितनी है इसका नंबर 2, ये हो गया 2। इसके बाद येलो, येलो का कितना है 4, 2 डिजिट हो गए, 2 कलर में 2 डिजिट दे दिए। अब थर्ड क्या करना बेटा अपने मल्टीप्लायर, वॉयलेट, वॉयलेट का मल्टीप्लायर है 10⁻⁷ into 10⁻⁷। अब टॉलरेंस का मतलब क्या बेटा, उसकी वैल्यू प्लस माइनस अप या डाउन हो सकती है। इसमें कौन सा कलर दे रखा है? गोल्ड, क्या क्या 5%। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस का मतलब है कि आपको पता है कि जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, वो 5% तक अप या डाउन हो सकती है। फॉर एग्जांपल यदि आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 आती, ठीक है ना, 5% टॉलरेंस होती, तो टेम्परेचर के हिसाब से इसकी वैल्यू 95 to 105 तक जा सकती है। 5% टॉलरेंस का मतलब ये टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है ना। वो 96 भी हो सकती है, 97 भी हो सकती है, 101 भी हो सकती है, 104 भी हो सकती है, 5 तक उसके बीच में वैल्यू आएगी। क्लियर? तो समझ में आएगा बेटा। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन तो इस टाइप का पूछा जाता है कि आपको कलर दे देगा, वैल्यू पूछेगा, या इसका रिवर्स करेगा, क्या आपको वैल्यू दे देगा और कलर कोडिंग पूछेगा, ठीक है ना। जिस तरह 2 2 2 4 into 10⁻⁷, मान लो कोई भी वैल्यू बोलो, मान लो 5 7 into 10⁻⁶ प्लस माइनस 10%, ये ठीक है। अब इसकी कलर कोडिंग देखोगे आप, ये पूछोगे एक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ये है, जिसकी कलर कोडिंग बताओ, ठीक है। तो कलर कोडिंग कैसे करोगे? 5 के कोरस्पोंडिंग ग्रीन, जो फर्स्ट बैंड होगा कौन सा कलर का होगा बेटा? या रेजिस्टेंस होगा, अरे फर्स्ट बैंड होगा बेटा ये होगा ग्रीन, ठीक है। सेकंड है 7, दूसरा बैंड कौन सा होगा? वॉयलेट, ये बैंड होगा वॉयलेट। इसके बाद 10⁻⁶, 6 के कोरस्पोंडिंग ब्लू, ये कलर होगा आपका ब्लू,
10% टॉलरेंस मीन सिल्वर, लास्ट पॉइंट जो होगा कौन सा होगा? ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे। कलर दे देगा तो कोडिंग पूछेगा, कोडिंग दे देगा तो कलर पूछेगा, वैल्यू दे देगा तो कोडिंग, और कोडिंग दे देगा तो कलर। ओके, तो आपके सिलेबस में यही है। अच्छा, एक सिस्टम और है कलर कोडिंग का, उसके अंदर क्या है कि इस तरह से होगा, ये पूरा रेजिस्टेंस, इसके एंड अलग कलर के, ठीक है, और इस पे एक स्ट्रिप होगी और एक होगा डॉट, ठीक है, इसमें भी सबकी अलग अलग वैल्यू होगी। द कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंस फिगर। कलर ऑफ द बॉडी, जो इस पूरी बॉडी का कलर होगा ना, वो फर्स्ट वैल्यू देगा। मान लो इसका पूरा इस बॉडी का कलर रेड है स्ट्रिप का, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी आएगी? 2, ठीक है। सेकंड, कलर ऑफ द एंड गिव द सेकंड सिग्निफिकेंस फिगर। इसका जो कलर है ये मान लिया येलो है, ठीक है ना, तो येलो सिग्निफिकेंस फिगर कितनी होगी? 4 इनटू डॉट, कलर ऑफ द डॉट गिव द मल्टीप्लायर। जो डॉट है मान लीजिए ऑरेंज कलर का है, तो ऑरेंज कलर का मल्टीप्लायर आएगा 10⁻3, ये आएगा 10⁻3, एंड प्लस माइनस जो स्ट्रिप होगी ये क्या देगा? सिग्निफिकेंस फिगर। कलर वही है लेकिन डिजाइन करने का तरीका चेंज कर दिया, कलर की वैल्यू वही रहे, ठीक है। इस तरह से कर दोगे, कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब हम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। आप इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में शायद पहले भी जिक्र किया था। यदि मैं किसी सेल के बारे में बात करूं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल का मेन फंक्शन क्या है, किस लिए सेल यूज करते हैं? सेल का मतलब क्या है, किस पर्पज के लिए यूज करते हैं हम सेल? सेल नहीं पता? आप रिमोट में यूज करते हो सेल, घड़ी में यूज करते हो सेल, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अप्लाई करने के लिए यूज करते हो आप, है ना। वो बनता कैसे है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते आप सेल के बारे में? जब सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, ये कोई भी कंटेनर होगा और इसके अंदर हम कोई भी सॉल्यूशन लेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपने H2SO4 सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा? H पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन पढ़ेंगे। क्लियर? आपने क्या किया, आप इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव होगी, एक होगी है नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे आपने कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे ही की को क्लोज करोगे तो पाथ कंप्लीट हो जाएगा ना। इस रेजिस्टेंस के अंदर से क्या जाएगा बेटा? करंट आएगा। ओके, ये सिंपल सेल के बारे में आपका एक स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स, कंटेनर एंड द फ्लो ऑफ आयंस। आयंस फ्लो करेंगे तो आपका करंट होगा। क्लियर? अब जो बात अपन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब अंदर का रेजिस्टेंस, किसका? सेल का। इस सेल का अंदर का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो पहले आपको रेजिस्टेंस की बेसिक पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होता क्या है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हो आप, तो रेजिस्टेंस क्या है? अपोज, द अपोज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं तो उनके बीच में जो रुकावट आती है, जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस।
अब इसके अंदर से जब आयंस जाएंगे तो क्या, अच्छा वो प्रॉब्लम क्यों बनती है कंडक्टर के अंदर? ड्यू टू कोलिजन। ट्वेल्व में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन टकराते हुए चलते हैं, अगर वे टकराएंगे तो रेजिस्टेंस बनेगा। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस बने हैं ये एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड, या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो इनके अंदर कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, तो मैं सिंपली ये बात कह सकता हूं, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कि जब वे आयंस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करेंगे तो उनके अंदर भी कोलिजन होगा, उस कोलिजन के कारण जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, चलो फर्स्ट केस, जब मैंने की को ओपन किया, तो क्या इस सर्किट के अंदर कोई करंट होगा? कोई करंट नहीं होगा। जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोड के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ठीक है ना? तो ईएमएफ क्या हुआ? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। मैक्सिमम कब होगा? ओपन सर्किट में। क्लियर? चलो, अब मैंने क्या किया, की को क्लोज किया। जब की को क्लोज किया तो करंट फ्लो करेगा। अब बेटा करंट इसमें से गया तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इसके अंदर से गया तो इसके अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना? अब मैं इस इलेक्ट्रोड के अक्रॉस मेजर करना चाहूं तो ईएमएफ, ई से कम होगी या ज्यादा होगी? पोटेंशियल डिफरेंस कम होगी ना, क्योंकि कुछ यहाँ पर खर्च हो गया, है ना? तो किस किस के इक्वल होगी? इसके पोटेंशियल प्लस इसके पोटेंशियल के इक्वल, है ना? तो पहले मैं V को डिफाइन कर देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इन क्लोज सर्किट। ओके, तो क्लोज सर्किट होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब इक्वेशन क्या पड़ेगी? अब एक चीज बताओ, टोटल मेरी ये है और कुछ यहाँ पे बट गई और कुछ यहाँ पे बट गई। अब मैं टोटल निकालना क्या, इन दोनों का सम, है ना? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आई वो कितनी आई? I इंटू आर। इसके अक्रॉस कितनी आई? I इंटू आर, है ना? इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो इसके इक्वल होगी ना। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ EMF इज इक्वल टू IR प्लस I इंटू आर। ठीक है, इसको आप V लिख सकते हो, दिया गया E इज इक्वल टू V प्लस IR, या V की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ गया? E माइनस IR। ये कुछ यूज हो गया, V इज इक्वल टू E माइनस IR। IR कितना है? वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, अच्छा न्यूमेरिकल में इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक सेल से कनेक्ट किया 6 वोल्ट बैटरी से, एक रेजिस्टेंस डिनोट कर दिया। ये न्यूमेरिकल में डेट हो गया, तो किस चीज का नोटेशन है? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त कैसे करोगे आप? इस इंटरनल रेजिस्टेंस को बैटरी के सीरीज में पुट कर दो। मींस जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका फाइनल जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा 3 ओम 2 ओम 1 ओम। ठीक है ना? This is the representation of the internal resistance and this will be used in such a way to solve the numericals. Clear? अब यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का हमारा रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल ये होगा बेटा, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यदि करंट की वैल्यू निकालनी हो तो करंट की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से I को कॉमन निकाल दो,
आई को कॉमन निकाल दिया तो E अपॉन R प्लस R, ठीक है, ये आपका करंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद कुछ ग्राफ दे रखे हैं बेटा। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकाल लोगे? इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो V साइड आ जाएगा, ये बच गया E माइनस V इज इक्वल टू I इंटू R, और R इज इक्वल टू कितना आ गया? E माइनस V अपॉन I, ठीक है। और I की वैल्यू क्या होती है ओम्स लॉ से? I इज इक्वल टू V बाय R, और यहाँ पे V बाय R वैल्यू पुट कर दो तो R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू, ठीक है ना। यहाँ के न्यूमेरिकल में ये रिजल्ट यूज होगा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। और जब हम वो करेंगे ना, ये प्रैक्टिकल करेंगे, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन आएगा कि बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, तो वहां पर यही फार्मूला आएगा, ठीक है। इसको और मॉडिफाई करना चाहो तो क्या बन सकता है? E बाय V माइनस 1, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब ये अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर रखे हैं बेटा, जिस तरह से फर्स्ट ग्राफ है E और R के बीच में, E और R के बीच में, तो E और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। E का मतलब EMF, देखो EMF कब आएगी? जब ओपन सर्किट होगा, इसका तो कुछ यूज होगा ही नहीं, है ना। तो E और R का जो ग्राफ ड्रॉ करोगे ये तो जीरो हो गया, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे आता है? स्ट्रेट लाइन, तो ये ग्राफ आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया E, ये आ गया R ओपन सर्किट के लिए, और ये आ गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके बाद सेकंड ग्राफ है E और R, V और R का ग्राफ, V और रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर V है, ये R है, इसका ग्राफ क्या जाएगा बेटा? डिस्टेंस, ठीक है। ये इस V कब आएगा? क्लोज सर्किट के लिए क्लोज होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ है V और I के बीच में, V और I के बीच में। अब यहाँ से V और I की निकालना चाहें तो देखो ये इक्वेशन है आपकी, V इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E, इस तरह से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। और इक्वेशन ऑफ द लाइन 10th में पढ़ते थे, Y इज इक्वल टू mx प्लस C कांस्टेंट था तो E तो क्या होगा आपका? कांस्टेंट। अब x वेरिएबल था, R रेजिस्टेंस, और m माइनस नेगेटिव वैल्यू आई ना, है ना। अब नेगेटिव स्लोप हो तो लाइन कैसी बनती है? ये V और ये R, तो नेगेटिव स्लोप की लाइन क्या आएगी? ठीक है, ये ग्राफ दे रखे हैं, इनको कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आप पढ़ेंगे सेल का। तो कौन कौन से दो कॉम्बिनेशन थे? सीरीज और पैरेलल। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम सीरीज। तो लेट अस कंसीडर टू सेल having EMF E1 R1 and E2 R2 connected in series। अब सीरीज में कैसे कनेक्ट हैं, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जो कैपेसिटर का केस था, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव, ओके, ये ध्यान रखना। अब इसके हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि सीरीज में कनेक्ट करने से पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और रेजिस्टेंस पर। तो R1 R2 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। E1 E2 क्या है? EMF ऑफ द सेल।
तो यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ तो ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, और ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी। ठीक है, अब वी ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहें तो क्या आएगा, E1 माइनस आई R1। इस सर्किट के अंदर करंट मान लिया हमने I। अभी पढ़ी थी इक्वेशन। अब यदि मैं वी बी सी तो क्या जाएगा, पॉइंट बी माइनस बी सी इज इक्वल टू E2 माइनस आई R2। ठीक है, लेकिन हमें तो निकालना क्या है, ए और सी पॉइंट के बीच में, तो ए और सी तो क्या लिख सकते हैं हम, वी ए माइनस वी सी। अब वी ए वी सी लेके आने के लिए हमारे पास दो हैं, तो मैं क्या करूं, दोनों को ऐड कर दूं तो वी ए माइनस वी सी बन जाएगा ना, है ना। तो मैंने क्या किया, वी ए बी प्लस वी बी सी किया तो क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू E1 माइनस R1 प्लस E2 माइनस आई। ठीक है, अब इनको क्या किया, जो टर्म कॉमन है इनको ऐड कर दिया, E2 प्लस E1 माइनस आई कॉमन निकाल दिया, R1 प्लस R। ठीक है, अब VAB भी निकालना है, VAC निकालना है। VAC को क्या लिख सकता हूं मैं, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। E माइनस आई आर है इक्वेशन दो, जिसको मैंने EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म्स में ऐसे लिख दिया, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड। जब कंपेयर करेंगे तो बेटा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट निकालूं, माइनस आई से माइनस आई कैंसिल हो जाएगा बेटा, R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 प्लस R। ठीक है, यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि यदि हम सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो मान लो एक सेल 6 वोल्ट का है, एक सेल 6 वोल्ट का है, तो कितनी होगी इक्विवेलेंट पोटेंशियल, 12 वोल्ट होगी ना। तो जो हम घरों में इन्वर्टर यूज करते हैं, सिंगल बैटरी का, डबल बैटरी का, वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं बैटरी। और बैटरी जाके देख लेना तुम कि एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, है ना। ये कहेंगे दो पंखे चल रहे हैं, एक बैटरी का इन्वर्टर बोल गया डिस्चार्ज हो जाता, तो क्या करें हम, दो बैटरी का रख देंगे ना, क्यों, पोटेंशियल बढ़ गई। ठीक है, इसका स्पेशल केस यदि n सेल हैं इक्वल वैल्यू के, n सेल हैं इक्वल वैल्यू के, तो E प्लस E प्लस E प्लस E जाएगा ना, तो E इक्विवेलेंट क्या जाएगी, n इंटू E, है ना। और यदि रेजिस्टेंस भी इक्वल है, R R R R, तो R इक्विवेलेंट क्या जाएगा। ठीक है, तो सीरीज के अंदर पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगी और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत। नेक्स्ट है, अच्छा बेटा इसी के अंदर एक और है डिफरेंस, जब एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, यदि मैं इसको कॉम्बिनेशन को इस तरह से कनेक्ट कर देता हूं, अब इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है, न्यूमेरिकल प्रूफ है ना, जब इस तरह का केस ले आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो इस केस में क्या करना आपने बेटा, सिर्फ ये जो पॉजिटिव साइन आया हमारा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो E इक्विवेलेंट क्या जाएगी, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, अगर दोनों सेम वैल्यू के हैं, मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, दोनों कनेक्ट कर दी इस तरह से, तो 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0, तो वर्क होगा ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल करोगे इस तरह का आपका न्यूमेरिकल आए तो बड़ी पोटेंशियल में से छोटी को माइनस कर देंगे,
मान लीजिए 12 वोल्ट की है, 6 की, तो 12 माइनस 6, इनकी इफेक्टिव वोल्टेज कितनी होगी? 6 वोल्ट होगी। ओके, लो नेक्स्ट है पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब पैरेलल में किस तरह से जोड़ेंगे आपको पता ही है। ये आपका ए आ गया, ये आ गया बी, भाई E1 R1 E2, ठीक है। इसमें से करंट आ गया मेरा I1, यहाँ पे करंट आ गया I2 और यहाँ पे करंट गया। अब बेटा पैरेलल के अंदर कल पढ़ा था करंट डिवाइड हो रहा है, यदि टोटल करें तो किसका करें? करंट का ही तो होगा। यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रही है, इसलिए वोल्टेज को जोड़ दिया। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, क्या करूँ? करंट को ऐड करूँ, तो करंट को ऐड करूँगा तो क्या आएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो मैं क्या करूँ? I1 I2 I की वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ E1 R1 और V की टर्म्स में। तो हम बेसिक इक्वेशन क्या पढ़ के आए थे? V1 इज इक्वल टू E1 माइनस I R1, है ना। अब मेरे को तो I1 की वैल्यू निकालनी है, ये V सेम रहेगा बेटा, पैरेलल में V सेम रहता है ना, V सेम। तो I की वैल्यू निकाल दिया, टर्म यहाँ का आएगी, पुलिस हट जाएगी, तो ये आ गया I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस, ठीक है। और यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल ली तो आ गया E1 माइनस B बाय R1। इक्वेशन वही जो बेसिक इक्वेशन के बाद। अब I2 की वैल्यू निकालूं तो इसी तरह से क्या जाएगा? E2 माइनस B बाय R, ठीक है। और इसी तरह से I इक्विवेलेंट करंट I निकालूं तो क्या जाएगा बेटा? E इक्विवेलेंट माइनस B बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट की तो आ गया E इक्विवेलेंट माइनस B बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस B बाय R1 प्लस E2 बाय B बाय R, ठीक है। अब जो बेटा एक जैसी टर्म उनको इकट्ठा करें, तो इसको मैं तोड़ के लिखा इस इक्वेशन को, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट माइनस B बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R1 माइनस B बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस B बाय R, लिख सकते हैं ऐसे। अब बेटा ये टर्म और ये टर्म इकट्ठी कर दी, E1 R1 प्लस E2 R माइनस B 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर किया तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2, और इसको कंपेयर किया तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R, ठीक है ना। अब बेटा E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी हमें, तो अब E इक्विवेलेंट की तो R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो मैंने सोल्व किया तो एलसीएम आ गया R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R, और E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूंगा तो ये साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ठीक है ना।
आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये पुट की तो क्या आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 से R1 कैंसिल, तो E इक्विवेलेंट की जो फाइनल वैल्यू आई E1 R1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2, न्यूमेरिकल ठीक है। अब इसका स्पेशल केस बनाना चाहें हम, स्पेशल केस का जब सब इक्वल वैल्यू के हो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू En, तो बेटा यहाँ पर पुट करो E इक्विवेलेंट कितना जाए बेटा N ER अपॉन नीचे NR से NR तो E, तो मतलब आपने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, 10 बैटरी अपने पैरेलल में कनेक्ट कर दी, और जब भी 6 वोल्ट दे रहा है तो 9 बैटरी आपको यूज हुआ, तो पैरेलल में जुड़े कोई बेनिफिट नहीं ना। इसीलिए कोई भी सेल जब आप टॉर्च के अंदर सेल डालते हो 2 या 3 सेल हो तो देखो उसके एक साइड में टर्मिनल हो ना बिंदी, वो उसका पॉजिटिव हो दूसरा है नेगेटिव, तो हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव की सीरीज कॉम्बिनेशन, ये नोट करने की बात है। सेम इसी तरह से आप रिमोट के अंदर सेल डालते हो, 2 सेल डलते हैं ना, उनको ध्यान से देखना किस तरह से करते हैं, एक साइड डलेगा दूसरा उसका उल्टा डलेगा है ना, तो उनकी कॉम्बिनेशन इस तरह कर रहे थे तो सीरीज क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करने को बेनिफिट आया नहीं आया। एक सेल लगाओ माने रिमोट पैरेलल में होता तो एक सेल से ही काम करे वो, दूसरी जरूरत क्या है, ठीक है। और यदि मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा R बाय N, कल पढ़ा था ना पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़ा, ये वैल्यू आ जाएगी R बाय, ठीक है। तो ये आपका सीरीज और ये पैरेलल। तो नेक्स्ट केस है बेटा मिक्स्ड ग्रुपिंग, तो मिक्स नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर क्या होगा, सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो यदि हम सीरीज लेंगे तो इस तरह से कनेक्ट होंगे, इस तरह से होगा बेटा। इसके अंदर तो ये है n, कितने हैं n, और यहाँ इसकी रो है ये है m, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है। अब n सेल है इक्वल ईएमएफ के, तो बेटा एक रो का कितनी ईएमएफ आएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है तो सीरीज में क्या बताया था अभी n e, इसकी कितनी आ जाएगी बेटा n e, इसकी e r e r e r e r e r ये वैल्यू n e आ जाएगा, और एक रो का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा n r, है ना। मींस ये आपका पूरा सर्किट कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, m तक ये n e n r n e n r, और अब ये कौन सा बन गया पैरेलल, है ना। जब पैरेलल में ईएमएफ तो कितनी रहेगी सेम है, जो एक रो की थी हमने पिछले केस में देखा था ई ई कनेक्ट करते गए थे तो ई तो आई इक्विवेलेंट है। अब एक सेल कितना है एन ई, तो ई इक्विवेलेंट तो आ जाएगी आपकी एन ई, रेजिस्टेंस कितना था आर बाय एन, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा आर है एन आर अपॉन एन, आई बात समझ में। तो ये इसका रिजल्ट आएगा मिक्स ग्रुपिंग का।
ठीक है ना। अब यहाँ पे जो अपना करंट निकालना हो तो करंट क्या आएगा, ईएमएफ कितनी है, एनई अपॉन रेजिस्टेंस। अब इसको आप इस तरह से सर्किट बना सकते हो, ये आपका रेजिस्टेंस आर और ये एक बैटरी बन गई कितने की, एनई और एन आर बाय एम। तो टोटल रेजिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर प्लस एन आर बाय एम, है ना। इसको वोल्टेज से डिवाइड कर दो, एन ई आर प्लस एन आर बाय एम, ये करता है, ठीक है ना। मिक्स ग्रुपिंग है, तो मिक्स में क्या करना बेटा, एक के लिए रो के लिए सीरीज का कॉन्सेप्ट लगाओ तो एक बन जाएगा, सिर्फ पैरेलल में कन्वर्ट कर दो नेटवर्क को। मतलब सारे की जो वैल्यू आई हमने पढ़ी है वो एक सेल में पड़ गई, अब ये क्या बनेगा, पैरेलल, पैरेलल का केस पड़ा है। ओके, तो इतना है, इसी के साथ ग्रुपिंग ऑफ सेल टॉपिक कंप्लीट।